पारिस्थितिकी के मेन ब्रांचेज में हमने दो ब्रांचेज देखी, एक स्व पारिस्थितिकी, दूसरी सह पारिस्थितिकी। इसके अलावा पारिस्थितिकी अन्य कई प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, अन्य कई प्रकार की शाखाएं होती हैं, जिन्हें हम इस प्रकार से जानते हैं। जब इसका विभिन्न समयों में प्राणी विशेष की समष्टि और उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन किया जाता है तो इनकी और भी विभिन्न प्रकार की शाखाएं बनती हैं, जैसे कि प्राणी व जंतु पारिस्थितिकी। यदि अध्ययन का मुख्य विषय प्राणी है तो इसे प्राणी पारिस्थितिकी कहते हैं। इस उपविभाग के अंतर्गत प्राणियों को प्रधानता दी जाती है तथा पर्यावरण के अन्य घटकों विशेषकर पौधों को गौण मानकर अध्ययन किया जाता है, नेग्लिजिबल मानकर अध्ययन किया जाता है। प्राणी पारिस्थितिकी को वर्गीकीय समूह के आधार पर अन्य उपशाखाओं में विभक्त किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए स्तनपायी पारिस्थितिकी, मैमेलियन इकोलॉजी, पक्षी पारिस्थितिकी, एवियन इकोलॉजी, कीट पारिस्थितिकी, परजीवी विज्ञान, मानव पारिस्थितिकी एक्सेट्रा। मानव पारिस्थितिकी का संबंध मानव की पॉपुलेशन इकोलॉजी, समष्टि पारिस्थितिकी का तथा मानव के पर्यावरण के साथ संबंधों, विशेषकर मनुष्य के जीव मंडल पर प्रभावों तथा उनके मानव पर पड़ने वाले विरोधी प्रभावों से होता है। यहाँ यह बतलाना उचित होगा कि बिना पादप पारिस्थितिकी के पृष्ठभूमि के जंतु पारिस्थितिकी का समुचित ज्ञान संभव नहीं हो सकता। इसलिए वर्तमान में जैव पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण का महत्व बढ़ गया है। दूसरी ब्रांच है पादप पारिस्थितिकी। यदि मुख्य संदर्भ वनस्पति या पौधे हैं तो अध्ययन पादप पारिस्थितिकी कहलाता है। यहाँ पे हमने देखा था एनिमल इकोलॉजी में जो अध्ययन का मुख्य विषय है वो होते हैं एनिमल, और पादप पारिस्थितिकी में जिस मुख्य विषय होता है वो होता है पादप। इस उपविभाग में पौधों को मूल रूप में प्रधानता दी जाती है तथा प्राणियों को वातावरण का एक अंग मानते हुए अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत उन सभी विधियों, नियमों तथा सामान्य विचारों का अध्ययन किया जाता है जो पौधों के अपने चारों ओर उपस्थित वातावरण तथा प्राणियों से संबंधों का निर्धारण करते हैं। उदाहरण के लिए फसल नष्ट करने वाले नाशक जीव, पौधों को क्षति पहुंचाने वाले निमेटोड्स इत्यादि। दूसरे शब्दों में पौधों के गृह जीवन का अध्ययन किया जाता है। इस उपविभाग में वनस्पति भूगोल, वन विज्ञान, मृदा संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि विषयों को प्रधानता दी जाती है। इसे समुदायों तथा वर्गीकीय समूहों के आधार पर आगे अनेक छोटे छोटे उपविभागों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए वन पारिस्थितिकी, घास स्थल पारिस्थितिकी, शैवाल पारिस्थितिकी, सूक्ष्मजीवी पारिस्थितिकी। तीसरा एग्जाम्पल है आवासीय पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत जैव भूमंडल के विभिन्न आवासीय स्थानों का अध्ययन किया जाता है। आवास का तात्पर्य उस विशिष्ट स्थान से होता है जिसमें जीव रहते हैं। आवास का वातावरण से घनिष्ठ संबंध होता है जिसमें जीव रहते हैं। जीव विभिन्न आवास गृहों या पर्यावरण में रहते हैं। इनके आधार पर आवासीय पारिस्थितिकी के और भी विभाग हो सकते हैं, जैसे कि स्थलीय पारिस्थितिकी, लवण जलीय पारिस्थितिकी या सरोवर समुद्र पारिस्थितिकी या समुद्र विज्ञान, पतवार नदमुखी पारिस्थितिकी इत्यादि। इस शाखा की निम्न प्रमुख उपशाखाएं हैं समुद्रीय पारिस्थितिकी, अलवणीय या स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, स्थलीय पारिस्थितिकी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, बेला संगम पारिस्थितिकी, एस्चुरियन इकोलॉजी, जहाँ पर नदी और समुद्र दोनों जगह मिलते हैं, दोनों के पानी मिलते हैं, उस एरिया को हम बेला संगम बोलते हैं। चौथा है भूगोलीय पारिस्थितिकी। विभिन्न भूगोलीय पारिस्थितिकियों में जीवधारियों के विवरण का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत होता है। इस उपविभाग के अंतर्गत जंतुओं तथा पादपों के पृथ्वी पर वितरण तथा उनके पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन का मूल उद्देश्य जीवों के वर्तमान तथा भूतकालिक वितरण की व्याख्या करना है। इसमें न केवल जीवों के पृथ्वी पर विचरण का अध्ययन किया जाता है, अपितु यह विश्लेषण भी किया जाता है कि विशेष प्रकार के जीवों के उस क्षेत्र में पाए जाने के क्या कारण हैं। ये जीव एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। पांचवा है संरक्षण पारिस्थितिकी।
विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, वायु, मिट्टी, खनिज, जीव जंतु आदि के संरक्षणपूर्ण सदुपयोग के अध्ययन को संरक्षण पारिस्थितिकी